फाइब्रोमाइल्जिया एक क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है जिसमें पूरे बॉडी में पेन रहता है, सारे चारों क्वाड्रेंट में पेन रहता है। शरीर में कुछ जगह पर टेंडर पॉइंट्स होते हैं, करीब 18 के आसपास टेंडर पॉइंट्स होते हैं। टेंडर पॉइंट्स का मतलब है कि उस जगह पर दबाने में दर्द होता है। ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, 2 से 5% पे पॉपुलेशन में होता है। फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले 3 से 6 गुना ज़्यादा होता है, पर मेल्स में भी हो सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, फाइब्रोमाइल्जिया के इंसिडेंस बढ़ते चले जाते हैं। 20 से 30 साल की उम्र में ये पहली बार प्रेजेंट कर सकता है। फाइब्रोमाइल्जिया का रीज़न पता नहीं है कि क्यों ये होता है, पर काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन थ्योरी ये है कि पेशेंट का ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है पेन के स्टिमुलस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ब्रेन ज़्यादा सेंसिटिव होता है और पेन को ज़्यादा जो है महसूस करता है। फाइब्रोमाइल्जिया के साथ कई कंडीशंस एसोसिएटेड रहती हैं, जिसमें से कुछ हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जिसमें पूरे शरीर में थकान रहती है, माइग्रेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये काफ़ी सारी कंडीशन इससे एसोसिएटेड रहती हैं। इसमें से माइग्रेन, डिप्रेशन और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। फाइब्रोमाइल्जिया जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है। इसमें पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड पेन होती है। अगर हम अपनी बॉडी को 4 हिस्सों में बांट दें तो पूरी बॉडी में चारों क्वाड्रेंट्स में, चारों हिस्सों में पेन होना जरूरी है। इसमें हमारी बॉडी जो है पेन के लिए सेंसिटिव ज़्यादा होती है, जिसको हम कहते हैं एलोडाइनिया, यानी कि पेन के स्टिमुलस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हमारी बॉडी में टेंडर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, करीब 18 टेंडर पॉइंट्स होते हैं इसमें, जिसमें से 6 से लेकर 11 तक अगर टेंडर पॉइंट्स होते हैं तो हम फाइब्रोमाइल्जिया की डायग्नोसिस बना सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया के साथ में स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं। पेशेंट को पहली नींद आ जाती है, फिर जल्दी उठ जाता है। अर्ली मॉर्निंग में स्टिफनेस रह सकती है। फाइब्रोमाइल्जिया का पेन रेस्ट करने पर भी बढ़ जाता है और आप जब चलते हैं तब भी बढ़ जाता है, जबकि जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो आर्थराइटिस होती है, उसका पेन जो होता है सिर्फ रेस्ट पर ही बढ़ता है। फाइब्रोमाइल्जिया के साथ में कंसंट्रेशन डिसऑर्डर भी होते हैं, यानी आप पेशेंट जो है किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसमें दिमाग नहीं लगा पाता, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोफॉग, यानी आपके दिमाग में एक किस्म से धुंध सी छा जाती है एक किस्म से, और आदमी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। और फाइब्रोमाइल्जिया के साथ में जॉइंट पेन्स भी हो सकते हैं और जॉइंट स्वेलिंग भी हो सकती है, पर जॉइंट इमेजिंग स्टडी में या एक्सरे वगैरह में, एमआरआई में जॉइंट्स बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया के साथ में कई साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, जैसे कि हम पहले एसोसिएटेड फाइंडिंग्स में हम बात कर चुके हैं। फाइब्रोमाइल्जिया की डायग्नोसिस के लिए कोई लेबोरेटरी स्टडी या कोई इमेजिंग स्टडी, यानी कि कोई ब्लड टेस्ट या कोई एक्सरे या सीटी स्कैन से नहीं हो सकती। ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, यानी कि सब बीमारियों को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो फाइब्रोमाइल्जिया की डायग्नोसिस हम बना सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मतलब आप हिस्ट्री से और साइंस और सिम्टम्स के आधार पर हम फाइब्रोमाइल्जिया की डायग्नोसिस को तय कर सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया होने के लिए पूरी बॉडी में पेन होना चाहिए और 18 जो टेंडर पॉइंट्स हैं, जिसका मैंने एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, उस 18 टेंडर पॉइंट्स में से, टेंडर पॉइंट का मतलब है दबाने में दर्द होता है, उसमें से 11 में आपको टेंडरनेस होनी चाहिए, दबाने पे पेन होना चाहिए। तो यानी कि एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो दूसरी डायग्नोसिस को आप ब्लड टेस्ट और इमेजिंग स्टडी से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई टेस्ट नहीं है।
इसका ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक कॉज कोई नहीं है। सबसे पहले हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे गुड स्लीप हाइजीन होनी चाहिए। सोने से करीब आधा घंटा पहले हमें लाइट बंद कर देनी चाहिए, मोबाइल बंद कर देना चाहिए और टीवी बंद कर देना चाहिए। ठीक टाइम पर सोना चाहिए। एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज में हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसे योगा, एरोबिक एक्सरसाइजेज और स्विमिंग, और साथ में मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी होनी चाहिए। इससे अगर लाभ नहीं मिलता है तो हमें एंटी डिप्रेसेंट्स देने होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स के में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ की गई है वो है एमिट्रिप्टिलिन। एमिट्रिप्टिलिन के बाद दूसरी जो दवाइयाँ आती हैं वो है फ्लॉक्सिटिन और डेलॉक्सिटिन, ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। और इनके साथ में अगर एमिट्रिप्टिलिन यूज़ नहीं होती तो इन दोनों को देते हैं, डेलॉक्सिटिन, फ्लॉक्सिटिन या फिर सर्टालिन। और अगर एमिट्रिप्टिलिन से थोड़ा रिस्पॉन्स आ जाता है पर पूरी तरह से नहीं आता तो फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ज़्यादातर केसेस में एंटी डिप्रेसेंट से आराम आ जाता है। कुछ केसेस में प्रीगाबलिन जो कि एक एंटी कन्वर्जेंट है उसको भी दिया जाता है। तो ये बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयाँ मत लें। एक्सरसाइज और स्लीप हाइजीन की तरफ तो हर को ध्यान देना चाहिए। फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फाइब्रोमाइल्जिया कोई आपकी लाइफ को कम नहीं करता है, पर एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है और आपकी लाइफ की क्वालिटी खराब कर सकता है। नमस्कार, आज बस इतना ही। फिर कभी भी किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करें।